अत्याचारी बहू। आज बहुत दिनों बाद रोनिका अपने माँ पिताजी से मिलने मायके आ रही थी। मायके आते हुए विचारों का उथल पुथल उसके मन में चल रहा था। अपने बूढ़े माँ पिताजी की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वह अपने मायके ज्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता था, तो सब कुछ भुलाकर वह आ जाया करती थी। रोनिका का मायका ससुराल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। जैसे ही रोनिका ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी शिल्पा बाहर निकल कर आई तो रोनिका को देखते ही मुंह बना लिया और झूठी मुस्कुराहट दी। रोनिका बोली, भाभी माँ, पापा कहाँ हैं? दीदी माँ जी तो अपने कमरे में सोई हैं और पिताजी बाहर बरामदे में बैठे होंगे। कहते हुए शिल्पा रसोई घर में चली गई। अरे, सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही रोनिका बोली, माँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए रोनिका ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। ना जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी यशोदा देवी बेटी को देखते ही अपने मुरझाए चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक है बेटा, तू सफर से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता किया या नहीं? लेटे लेटे ही यशोदा देवी कांपते स्वर में बोली। तो रोनिका ने अपनी लेटी हुई माँ के सिर पर हाथ रखा और फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे, क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए यशोदा देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी रोनिका अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर यशोदा देवी जैसे ही उठने लगी तो रोनिका उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया, उसी समय यशोदा देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराने लगी। रोनिका ये देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने पर भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता था। उसने माँ की बाजू से शाल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। ये कैसे हुआ? रोनिका ने चौंकते हुए कहा। तभी यशोदा देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि यशोदा जी कुछ बोलती, दरवाजे से शिल्पा चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने यशोदा देवी की बाजू को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि यशोदा देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर रोनिका उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था। यह बातें अभी चल ही रही थी कि रोनिका के पापा भंवरलाल जी और भाई राजेश कमरे के अंदर आए। रोनिका ने अपने पापा की तरफ देखा तो पापा भी स्वस्थ नहीं लग रहे थे। पापा का भी अभी कुछ महीनों पहले ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से शरीर कमजोर हो चला था। भंवरलाल जी बेटी को देखकर खुश हो गए। भंवरलाल जी भी कुछ घबराए हुए लग रहे थे। शिल्पा सिर्फ रोनिका के लिए चाय बनाकर लाई थी। रोनिका बोली, माँ, पिताजी चाय नहीं पियेंगे क्या? भंवर जी चाय के सामने तरसती निगाहों से देख रहे थे। तब शिल्पा ने अपनी चाय पिताजी को देते हुए कहा, पापा आप चाय पी लीजिए। शिल्पा ने भंवरलाल जी से तुरंत चाय का कप खींच लिया और बोली, दीदी, इन्हें डॉक्टर ने चाय पीने से मना किया है। इन्हें चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। भंवरलाल जी की आंखों से साफ झलक रहा था कि वे चाय पीने को आतुर हैं, मगर भाभी किसी की सुनने वालों में कहाँ थी। वह जो कह रही थी वही सही होता था। रोनिका को याद है भाई भाभी की शादी के बाद कैसे कैसे दिन देखने पड़े थे उसके मायके वालों को। पापा और माँ की ऐसे हालत देखकर आज फिर रोनिका को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, भाई, माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई राजेश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी शिल्पा ने ही दे दिया और बोली, दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं है। हमें अपना घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है
और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लगी जाएगी। भाभी की ये बातें सुनते ही रोनिका का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। रोनिका का बस चलता तो अभी की अभी अपनी माँ पिताजी को अपने साथ ले जाती, मगर उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था, जहाँ सास ससुर, देवर देवरानी और उसका बेटा सोनू और देवर के 2 बच्चे सब मिलकर रहते थे। उसमें से एक कमरा सास ससुर का, एक कमरा उनका खुद का और एक कमरा देवर देवरानी का था। यहाँ तक कि बच्चों को भी हॉल में एडजस्ट करना पड़ता था। अब अपने माता पिता को यहाँ लाकर रखे कहाँ, शहरों में घर इतने बड़े कहाँ होते हैं, खुद ही जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे होते हैं शहर के इन छोटे छोटे कमरों में। और ऊपर से ससुराल में अगर किसी ने उसके माता पिता के लिए व्यंग कस दिया तो रोनिका के दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे। बेटियां तो ऐसी ही होती हैं, भले ही खुद के बारे में 100 ताने सुन लेती हैं, मगर ससुराल में कोई उनके माता पिता के खिलाफ कुछ भी कह दे, यह सुन नहीं पाती हैं। रोनिका ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताए और जितनी भी देर अपने माँ बाप के पास बैठी, उसकी भाभी की नजर बरबस उन दोनों पर बनी हुई थी। रोनिका ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से रोनिका अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद रोनिका अपने भाई राजेश को फोन कर बोली, एक बात कहूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि माँ को वह चोट गिरने से लगी है। मुझे शक है कि बात कुछ हो रही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। रोनिका की बात सुनकर राजेश चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि शिल्पा ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने? पिछले कुछ वर्षों में उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रोनिका ने उसे कुछ न कहना ही मुनासिब समझा। उधर शिल्पा अपने सास ससुर के कमरे में आई और यशोदा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से छोड़ दिया। चोट के कारण यशोदा देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी शिल्पा रोबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? शिल्पा की अकड़ती कड़कड़ाती आवाज सुनते ही यशोदा देवी के रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए शिल्पा अपने सास ससुर से बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसा दूंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। यशोदा देवी डरी आवाज में बोली, हाँ और बताना भी मत। शिल्पा चिल्लाकर बोली। भंवरलाल जी बोले, भगवान से डरो बहू, तुम हम दोनों को इतना परेशान करती हो। हमने ये बात अब तक अपने बेटे को तक नहीं पता चलने दी है। शिल्पा बोली, अपने बेटे की गृहस्थी आबाद देखना चाहते हो तो कभी बताना भी मत, वरना मैं पहले क्या क्या कर चुकी हूँ यह आप लोग अच्छे से जानते हो। और यह क्या आराम करने का समय है तुम दोनों का? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। यशोदा देवी और भंवरलाल जी चुपचाप सारे काम करने लग गए। यशोदा जी और भंवरलाल जी शिल्पा के पहले किए हुए नाटक से अच्छे से वाकिफ थे। शिल्पा एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। शादी के बाद वह रोज नए नए नाटक करती, पैसों की फिजूल खर्ची, सारे दिन घूमना और रोज राजेश से लड़ाइयाँ करनी। जब यशोदा जी कभी शिल्पा को समझाती तो उल्टा शिल्पा उन्हीं पर बरस पड़ती। एक बार शिल्पा ने तिजोरी में से 80,000 रुपये राजेश को बिना बताए निकाल लिए। अब राजेश ने देखा कि तिजोरी में से पैसे गायब है तो उसने शिल्पा से पूछा कि इतने सारे पैसे कहाँ गए। शिल्पा ने बड़ी आसानी से कह दिया कि उसने सारे रुपए शॉपिंग में खर्च कर दिए। राजेश बहुत मेहनत से पैसे कमाता था और उसे वह पैसे अर्जेंट किसी व्यापारी को देने थे, इसलिए वह बौखला पड़ा और बोला, शिल्पा तुम आए दिन घूमने जाती हो, पार्टियां करती हो, फिर भी मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, मगर इस बार तुमने हद कर दी। अब क्या जवाब दूं मैं उस व्यापारी को जिसे 80,000 देने का प्रॉमिस करके आया हूँ? शिल्पा गुस्से में बोली, तुम्हारी आमदनी इतनी कम है कि मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। उस दिन शिल्पा और राजेश का झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजेश ने गुस्से में आकर शिल्पा को तमाचा मार दिया। बस फिर क्या था, शिल्पा तभी की तभी अपने कपड़े पैक करके घर से निकल गई और उसके बाद उसने राजेश और उसके परिवार को सबक सिखाने के लिए
अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। शिल्पा के पिता ने दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ बाप और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लिया कि जिससे पुलिस रिमांड तो बनता ही था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी आपसी रजामंदी से ही मामला संभालने पड़ा और उसके बाद तो शिल्पा का उस घर में एक छत्र राज हो गया और यशोदा देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके लिए उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी। और भंवरलाल जी ने अब चुप ही रहते थे। वे दोनों किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते थे। अब पूरे घर में शिल्पा की मनमानी चलती थी। राजेश जब मम्मी पापा के कमरे में गया तो देखा माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी और पिताजी भी कमजोर शरीर लिए दर्द से चीख रहे थे। उसने पिताजी को दवाई दी और आराम करने को कहा। अपनी बहन की बातें रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। राजेश ने कमरे में यह वहाँ देखा। फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल यशोदा देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटनाएं डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राजेश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। राजेश ने वो डायरी निकाली और खोलकर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राजेश मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे राजेश की शादी का दिन है, लेकिन उसकी आंखों में उस आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर यशोदा जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। आंखों से आंसू धारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चुंगल से। राजेश ये सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिसे माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। यह सोच सोच कर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वह सोचने लगा था, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि वह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। शिल्पा के आने की आवाज़ सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संयम किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राजेश बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए की डायरी में लिखी हुई हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर रोनिका की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। रोनिका के 16 वर्ष के बेटे सोनू ने जब अपनी माँ से पूछा तो रोनिका ने नाना नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर सोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल क्या है मेरे? लेकिन बेटा, बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा नाना नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करते जाओ। बेटे की बात सुनकर रोनिका भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राजेश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही रोनिका अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। प्लान के हिसाब से राजेश शिल्पा को लेकर घूमने जा चुका था ताकि शिल्पा को कुछ पता न चले। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकाला और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी रोनिका बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वह तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर सोनू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, ये देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा है। नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसका डिवाइडर भी
डिवाइस भी ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक नहीं लगेगी, और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो वहीं राजेश ने भी अपने ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा यशोदा देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया। राजेश शिल्पा दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए शिल्पा अपने कमरे में सोने चली गई। रोनिका भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद यशोदा देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर राजेश सोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। रोनिका और सोनू अपने घर चले गए। दूसरे दिन शिल्पा यशोदा देवी और भंवरलाल जी के लिए तो जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमा रहे हो। तभी यशोदा देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सांस फूल रही है, आज मुझसे ये झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि शिल्पा गुस्से में बोली, अच्छा अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंका और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही यशोदा देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। भंवरलाल जी भी बहू के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी पत्नी पर रहम कर, मगर शिल्पा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही काम के देती हूँ, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर यशोदा देवी गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई यशोदा देवी बोली, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात का करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। यशोदा देवी का इतना कहने पर शिल्पा की आंखें फटी की फटी रह गई। कैमरा, हाँ कैमरा, अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। यशोदा जी बोली, कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई शिल्पा बोली तो यशोदा देवी ने सामने पड़ी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया और जिसे देखकर शिल्पा घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींच कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर शिल्पा ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही राजेश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वहां एक कैमरा अब भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी यशोदा जी को भी नहीं थी। लेकिन न्यूज चैनल के पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें शिल्पा और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी यशोदा देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ राजेश वहां पहुंच चुका था। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि यशोदा देवी और भंवरलाल जी घबराए हुए बैठे थे। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था, दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। शिल्पा और उसके इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वे आज तक ये हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में रोनिका भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूतें लगभग हर चैनल में प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू का यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद शिल्पा के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और शिल्पा और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चला गया। इस दौरान यशोदा देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो शिल्पा को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट
रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज सोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल यशोदा देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि राजेश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।